गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने सभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया। आज हम डिफाइन करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W is equal to AZ plus B upon CZ plus D where A, B, C and D are complex constants is called a bilinear या फिर Mobius transformation। और यहाँ एक कंडीशन और बहुत ज़रूरी है कि AD minus BC should not be equal to 0। AD minus BC should not be equal to 0। तो अब ये कंडीशन क्यों है उसको हम पढ़ेंगे कि वाई AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर AD माइनस BC 0 के इक्वल होगा तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। लेट अस डू दैट। क्या हम कहते हैं कि लेट अस सपोज हमने दो पॉइंट्स लिए Z प्लेन में, दैट इज Z1 एंड Z2, और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने दोनों की इमेज निकाल दी W1 एंड W2 रिस्पेक्टिवली। Z1 की इमेज है W1 और Z2 की इमेज है W2। तो W1 किसके इक्वल होगा, Z को Z1 पुट करो यहाँ पर, तो W1 हुआ AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। इसी तरह से W2 क्या हो जाएगा, Z2 की इमेज है तो वो बनेगी AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। W1 और W2 निकाल लिया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज W1 माइनस W2। तो दोनों की पहले वैल्यूज पुट कर दी। W1 है AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D और W2 क्या था, AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले एलसीएम क्या बन गया, CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D। तो ऊपर आ जाएगा AZ1 प्लस B मल्टीप्लाइड बाय CZ2 प्लस D माइनस आ जाएगा AZ2 प्लस B मल्टीप्लाइड बाय CZ1 प्लस D। ठीक है, तो इसे ओपन करो एंड सिंप्लीफाई। क्या मिलता है हमें, पहली टर्म हुई AC Z1 Z2, फिर नेक्स्ट टर्म हुई ADZ1, राइट। नेक्स्ट टर्म हुई प्लस BCZ2 और लास्ट टर्म हुई प्लस BD। फाइन। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बाद में क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन की चारों टर्म्स ही माइनस में होंगी। पहली टर्म बनी ACZ1Z2 विद अ नेगेटिव साइन, नेक्स्ट टर्म बनी ADZ2 विद अ नेगेटिव साइन, नेक्स्ट टर्म इज माइनस BCZ1 और लास्ट बनेगा माइनस BD। तो यहाँ से देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो गई, ACZ1Z2 कैंसिल हो गया और BD भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास चार टर्म्स बची। उनमें भी नोटिस करो इन दोनों में ADZ1 माइनस ADZ2 इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो AD कॉमन, अंदर आएगा Z1 माइनस Z2। इसी तरह BC के साथ क्या है, Z2 माइनस Z1 बनेगा। तो यहाँ पर हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, यानी क्या कॉमन ले रहे हो इन दोनों में से, माइनस BC। अगर माइनस BC कॉमन लेंगे तो अंदर होगा Z1 माइनस Z2 और नीचे का फैक्टर तो एज इट इज लिखना है। तो ऊपर नोटिस करो हमारे पास फैक्टर्स बन गए AD माइनस BC और दूसरा फैक्टर हो गया Z1 माइनस Z2। अपॉन में है CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D। अब यहाँ देखो अगर AD माइनस BC 0 हो जाता है मीन्स ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 मीन्स ये टोटल टर्म 0 और उसका मीनिंग हो जाएगा W1 माइनस W2 0। W1 माइनस W2 0 होने का मतलब W1 इज इक्वल टू W2 इररेस्पेक्टिव ऑफ के Z1 और Z2 की क्या वैल्यूज है। तो Z1 और Z2 कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उनकी इमेजेस हमेशा क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, राइट। कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स कोई भी लिए उन सब की इमेजेस सेम है, एक ही पॉइंट पर जाकर के हमें इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, मान लो मुझे गिवन रीजन जो है ट्रायंगुलर है, यू हैव अ ट्रायंगुलर रीजन जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया भी है क्वेश्चन, तो उसकी इमेज क्या आएगी, सिंगल पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट जो है सबकी इमेज सेम ही आनी है। अगर मान लो रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी इमेज भी आ गई एक पॉइंट सिंगल पॉइंट, सर्कल है उसकी इमेज भी सिंगल पॉइंट आई, मीन्स वट एवर रीजन यू विल टेक इन जेड प्लेन उन सब की इमेज एक सिंगल पॉइंट बन जाएगी।
तो वो मैपिंग तो कांस्टेंट मैपिंग हो गई, तो उसको फिर स्टडी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, वो तो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस होगा कांस्टेंट मैपिंग का। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि AD माइनस BC शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर AD माइनस BC ज़ीरो हुआ तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से मीनिंगलेस हो जाएगी, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सब रीजन को किस में कन्वर्ट कर देगी, एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, पहली बात हम हमेशा अब याद रखेंगे कि जब भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो क्या डेफिनेशन होगी, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, where AD minus BC is not equal to 0, and of course A, B, C and D are complex constants, right? और एक पर्टिकुलर केस होता है कि अगर AD माइनस BC 1 के इक्वल हो तो हम कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉर्मलाइज्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर AD माइनस BC 1 है तो ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से अब जब भी हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर क्यों कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, CZ प्लस D को आप लेफ्ट में ले गए तो बनेगा CWZ प्लस DW, AZ प्लस B को भी लेफ्ट में ले आए, माइनस AZ माइनस B इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन W में भी लीनियर है और Z में भी लीनियर है, यानी Z पावर 1 की ही टर्म है, Z स्क्वायर की कोई टर्म नहीं। इसी तरह W की भी सिंगल पावर की टर्म से इन्वॉल्व है, तो ये इक्वेशन लीनियर है इन टू वेरिएबल्स W एंड Z, एंड दैट इज व्हाई द नेम बाइलिनियर वाज गिवन। अदरवाइज बाइलिनियर की कोई मीनिंग या सेंस नहीं होती। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है, जैसे WZ है, तो हम क्या देते हैं, सेकेंड डिग्री का है हमारे पास इक्वेशन, बट यहाँ पर एक बार जो नाम दे दिया गया दैट इज रनिंग, तो क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, बाइलिनियर। क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में लीनियर है, W में भी और Z में भी। और इसका दूसरा नाम होता है मॉबियस ट्रांसफॉर्मेशन। कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसने इन्वेंट की थी या किसने डिफाइन की थी, दैट वाज मॉबियस। तो मॉबियस के नाम पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मॉबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D विद AD माइनस BC नॉट इक्वल टू C। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के वो पॉइंट्स होंगे जहां पर कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। याद है लास्ट लेक्चर में हमने कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, का मैपिंग W इक्वल टू एफ ऑफ जेड कन्फॉर्मल होती है अगर वो क्या रिटेन करे, दो कर्व्स के बीच के एंगल ऑफ रोटेशन को भी और सेंस ऑफ रोटेशन को भी। ऐसी मैपिंग को हम कन्फॉर्मल कहते हैं। और कन्फॉर्मल रहने के लिए हमने वहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी पढ़ी थी कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैपिंग एफ जेड टू बी कन्फॉर्मल एट ए पॉइंट इज दैट एफ डैश जेड शुड नॉट बी जीरो। ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए और साथ ही इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेरिवेटिव इन्फिनिटी होता है तो क्या बताया था मैंने कि दैट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर कोई मैपिंग कन्फॉर्मल है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, ना ज़ीरो हो ना ही इनफाइनाइट। ठीक है, तो बस वही हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए ये हमारी मॉबियस ट्रांसफॉर्मेशन है या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D विद AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वो पॉइंट Z प्लेन के where conformal property does not hold are called critical points of the transformation। ठीक है, तो critical points के लिए क्या चाहिए फिर मुझे कि कहाँ पर conformal property hold नहीं करेगी, जहाँ पर डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या फिर इनफाइनाइट हो जाए। तो व्हाट वी डू इज दैट हम W का डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z। लेट अस फाइंड इट। लेफ्ट में आ गया dw बाई dz, राइट में u बाई v रूल लगाओगे, नीचे तो आ जाएगा cz प्लस टी होल स्क्वायर।
ऊपर सी जेड प्लस डी एज इट इज, ए जेड प्लस बी का डेरिवेटिव हुआ ए, माइनस ए जेड प्लस बी एज इट इज, सी जेड प्लस डी का डेरिवेटिव हो गया सी। ब्रैकेट ओपन करो, देखो कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी, ए सी जेड प्लस ए डी माइनस ए सी जेड माइनस बी सी। तो नीचे सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर एज इट इज, ए सी जेड से ए सी जेड कट गया, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड की जो वैल्यू मेरे पास बनी वो बनी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो देखो नॉन जीरो कांस्टेंट है, ए डी माइनस बी सी जीरो के इक्वल नहीं है, तो इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। तो मुझे क्या निकालना है कि कब डी डब्ल्यू बाई डी जेड जीरो होगा और कब ये इन्फिनिटी होगा। सी ना, ये टर्म जीरो होगी अगर डेनोमिनेटर इनफाइनाइट हो, क्योंकि समथिंग नॉन जीरो अपॉन इनफाइनाइट विल बी जीरो। तो सी जेड प्लस डी इन्फिनिटी होना चाहिए। सी और डी तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, तो दे मे नॉट बी इन्फिनिटी, तो किसे इन्फिनिटी होना चाहिए, जेड को। तो अगर जेड इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन इनफाइनाइट और समथिंग नॉन जीरो अपॉन इनफाइनाइट विल कम आउट टू बी जीरो। तो पहला जो मुझे पॉइंट मिला वो मिलेगा z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है। दूसरा पॉइंट हम वो लिखते हैं जहां डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो। डेरिवेटिव इन्फिनिटी कब होगा, जब डेनोमिनेटर जीरो हो जाए। अगर डेनोमिनेटर को यहाँ मैं जीरो रखूं तो मीन सी जेड प्लस डी जीरो, सी जेड प्लस डी जीरो मीन्स जेड इज माइनस डी बाई सी। तो माइनस डी बाई सी पॉइंट पर डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन्फिनिटी है। तो कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। These are the two critical points of a bilinear transformation. तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि z इन्फिनिटी और z माइनस डी बाई सी पर यू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है फिक्स्ड पॉइंट्स, या दूसरा नाम होता है इनवेरिएंट पॉइंट्स। तो फिक्स्ड पॉइंट्स हम किसको कहेंगे कि मान लो मैंने वन की इमेज निकाली किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और वन की इमेज वन ही आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने 2 प्लस आयोटा की इमेज निकाली और 2 प्लस आयोटा की इमेज 2 प्लस आयोटा के इक्वल ही आ गई, तो 2 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिक्स्ड पॉइंट हम किसे कहेंगे, जब पॉइंट और उसकी इमेज दोनों सेम हों। फाइन, तो क्या डेफिनेशन, द पॉइंट्स which coincide with their transformation are called fixed points of the transformation. Points coincide कर रहे हैं with their transformation, कि जो ट्रांसफॉर्म करके हमें उसकी वैल्यू मिल रही है अगर वो उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, सॉरी ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट्स या फिर दूसरा नाम क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट्स। तो लेट अस फाइंड नाउ the fixed points of a bilinear transformation. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W is equal to AZ plus B upon CZ plus D with AD minus BC not equal to 0. अगर कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा तो W किसके इक्वल होगा, Z के। Z की इमेज मैंने W निकाली और वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली Z के ही इक्वल है। तो क्वेश्चंस में भी जब आप करेंगे व्हेन वी फाइंड फिक्स पॉइंट्स, तो क्या कंडीशन होती है, W इज इक्वल टू Z। तो W को देखो Z के इक्वल रखा, W है AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, तो दिस इज इक्वल टू Z आ गया। तो इसको हम सॉल्व करके Z की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। पहले आप CZ प्लस D को लेफ्ट में ले गए तो बनेगा CZ स्क्वायर प्लस DZ, राइट में है AZ प्लस D। सारी टर्म्स एक तरफ ले लो, यू हैव CZ स्क्वायर plus z into d minus a minus b is equal to 0. तो we can see clearly here ये z में क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक। तो इसकी हमें कितनी रूट्स मिलेंगी, 2 रूट्स। तो इट मीन्स कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उसके कितने फिक्स पॉइंट्स होंगे, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, राइट। इट इज ए क्वाड्रेटिक इन z, तो देयर कैन बी एट द मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एट द मोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इन जनरल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले z की वैल्यू निकालते हैं कि क्या फिक्स पॉइंट मिलेंगे। z हुआ माइनस ऑफ d माइनस ए
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म क्या होगी, डी माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस होने की वजह से बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टाइम्स बी सी डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्योंकि ए बी सी और डी सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स ही हैं तो रियल और इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं करते हैं। ठीक है, रूट्स तो हमें इमेजिनरी ही मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट तो हम हमेशा फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी रूट्स का केस डिस्कस नहीं होता है। लेट अस सी व्हाट वी डिस्कस हियर। z होगा माइनस ऑफ डी माइनस ए, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट कर दिया, प्लस माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2c। So let us discuss some special cases for fixed points. तो क्वेश्चंस में पहले समझ लो आपने क्या करना है। जब भी आपको किसी ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट निकालने को कहेंगे तो आपने w को क्या पुट कर देना है, z। जो ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी w की वो वैल्यू बन जाएगी। सिंप्लीफाई करके यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन z। उसे सॉल्व करोगे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे एंड दीज 2 पॉइंट्स विल फॉर्म द फिक्स्ड पॉइंट्स और इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। लेट अस डू दैट। z की मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहला केस हम कर रहे हैं c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो डेनोमिनेटर में c लिखा है ये 0 ना हो और कैपिटल D भी 0 ना हो, क्योंकि अगर कैपिटल D 0 हो गया तो मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा। चलिए वो अलग केस में डिस्कस करेंगे। अगर कैपिटल D 0 नहीं है तो हम रूट D फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रूट्स मिलेंगे यहाँ पर, और कैसी रूट्स मिलेंगी, फाइनाइट। तो द ट्रांसफॉर्मेशन हैज 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। कब, जब स्मॉल c भी 0 ना हो और कैपिटल D भी 0 ना हो। ठीक है, सेकेंड केस पे आ जाओ। c 0 नहीं है लेकिन कैपिटल D 0 हो गया। अगर कैपिटल D 0 हो गया तो ये वाला पार्ट 0, यानी आपको एक ही रूट मिलेगी, एक ही वैल्यू फिक्स पॉइंट की मिलेगी, दैट इज माइनस ऑफ d माइनस ए बाय 2c। मीन्स एक रूट रिपीट करेगी 2 टाइम्स अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, थर्ड केस आएगा अगर c 0 हो जाए और कैपिटल D 0 ना हो। यहाँ देखो अगर c 0 हो गया तो डेनोमिनेटर 0 है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो होता है तो समथिंग नॉन जीरो अपॉन जीरो विल बिकम इन्फिनिटी। यहाँ पर हमें क्या कहा है कि c 0 है और कैपिटल D 0 नहीं है। कैपिटल D ये लिखा हुआ है हमने, देखो ध्यान से। तो जब आप c को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, कैपिटल D हो जाएगा d माइनस ए होल स्क्वायर। उसकी स्क्वायर रूट ले ले तो यहाँ आएगा d माइनस ए। बहुत अच्छे से समझ लो। आगे मेरे पास है माइनस ऑफ d माइनस ए, उसमें प्लस माइनस हम कर रहे हैं d माइनस ए। तो अगर आप प्लस वाला साइन लेंगे पहले तो माइनस ऑफ d माइनस ए प्लस ऑफ d माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। नीचे भी 0 है तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई विच इज इनडिटर्मिनेट। तो इसको हम अलग से देखेंगे। दूसरा देखो कि यहाँ पर जब आप माइनस माइनस वाले करेंगे तो दोनों ऐड होंगे। यू विल हैव माइनस 2 टाइम्स d माइनस ए अपॉन 2c। तो उस केस में 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस ऑफ d माइनस ए अपॉन सी बनेगा। समझ आ गई। तो जब माइनस ऑफ d माइनस ए बाय सी बनेगा और क्लियरली ये 0 नहीं होगा d माइनस ए, क्योंकि अगर d माइनस ए भी 0 हो गया तो कैपिटल D 0 बन जाएगा, विच इज नॉट द केस। तो उस केस में समथिंग नॉन जीरो अपॉन जीरो विल बिकम इन्फिनिटी। क्या मिलेगा मुझे, माइनस 2 टाइम्स d माइनस ए अपॉन 2c। 2 से 2 गया, लेकिन क्योंकि c 0 है समथिंग नॉन जीरो अपॉन जीरो विल बिकम इन्फिनिटी। तो मुझे यहाँ से एक रूट इनफाइनाइट मिलेगी और दूसरी फॉर्म मेरी इनडिटर्मिनेट बन रही है। तो उस पर मुझे क्या मिलेगा, उसके लिए हम जाएंगे इस इक्वेशन पर जो क्वाड्रेटिक हमने डेवलप करी थी। c 0 है तो यहाँ पर ये टर्म खत्म हो गई। तो आपके पास तो लीनियर फंक्शन बन गया z में, z ऑफ d माइनस ए माइनस बी 0। तो यहाँ से z क्या मिलेगा, b अपॉन d माइनस ए के इक्वल, वेयर d माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। फाइन। तो क्या हुआ, अगर c 0 है और कैपिटल D 0 नहीं है, कैपिटल D 0 नहीं होना इन टर्न इंडिकेट कर रहा है स्मॉल d माइनस ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0।
तो उस केस में हमें एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेगा यहाँ से, और एक मिलेगा फाइनाइट फिक्स पॉइंट विच इज b अपॉन d माइनस ए। ठीक है, तो थर्ड केस से हमें एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेगा। लास्ट केस है अगर c भी 0 हो जाए और कैपिटल D भी 0 हो जाए। कैपिटल D 0 होने का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर d माइनस ए भी 0 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में देखो, अगर कैपिटल D 0 है, कैपिटल D 0 मीन्स d माइनस ए भी 0, तो न्यूमरेटर भी 0 है, डेनोमिनेटर भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म बनेगी दोनों केसेस में, चाहे तुम प्लस ले लो या माइनस। तो यहाँ पर से तो मुझे कोई रूट नहीं मिलेगी, बट यहाँ से देखो अगर c 0 होगा तो z किसके इक्वल होगा, b अपॉन d माइनस ए के, लेकिन d माइनस ए भी 0 है तो b अपॉन 0 विल बिकम इन्फिनिटी। तब आपको एक ही फिक्स पॉइंट मिलेगा, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो जल्दी से चारों केसेस दोबारा से देख लो। अगर स्मॉल c 0 ना हो, कैपिटल D भी 0 ना हो, यू विल गेट टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स। सेकेंड केस, अगर c 0 नहीं है बट कैपिटल D 0 है, यू विल गेट वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, केस थर्ड होता है अगर c 0 हो और कैपिटल D 0 ना हो, वहां फिर से दो फिक्स पॉइंट मिलेंगे, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट फिक्स पॉइंट है b अपॉन d माइनस ए। और लास्ट केस है अगर c भी 0 हो जाए और कैपिटल D भी 0 हो जाए, तब आपको एक ही फिक्स पॉइंट मिलेगा, कौन सा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चारों केसेस हैं डिस्कस करने के लिए। इफ यू हैव टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट, वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट एंड ऑल दैट। अब हम करेंगे कि हाउ टू राइट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ये आर्टिकल आज हम करेंगे। अभी फिक्स पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं दैट वी शैल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए लेट अस सी। Show that generally there are two values of z as fixed points for which w is equal to z, but there is only one if ad minus whole square plus 4bc is 0। ये ऊपर वाले स्पेशल केस ही है कि इन जनरल आपको दो फिक्स पॉइंट मिलेंगे। एक फिक्स पॉइंट कब मिलता है, व्हेन ad minus whole square plus 4bc 0। ये होता है जब कैपिटल D 0 हो। तो कैपिटल D 0 होने पर हमने सेकंड और फोर्थ केस दिखा था कि अगर कैपिटल D 0 है और C 0 नहीं है तो आपको एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलता है। अगर कैपिटल D 0 होने के साथ C भी 0 हो तब भी एक ही फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलता है, इन्फिनिटी पर। तो वो तो ऊपर से ही आप उसको डिस्कस करेंगे जैसे अभी ऊपर वाला आर्टिकल हमने किया। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट। प्रूव दैट इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट्स Q and R, the transformation may be of the form w minus q upon w minus r is equal to k times z minus q upon z minus r, और k की वैल्यू होती है a minus सी क्यू अपॉन a minus सी r। इसको आपने याद रखना है नॉर्मल फॉर्म को, अगर हमारे पास दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिले जिनको आप q और r से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर एक ही फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिला, ये कौन से वाले केस में मिलता है, जब c 0 हो और कैपिटल D 0 ना हो। अगर एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट q मिला तो उस केस में नॉर्मल फॉर्म होती है 1 अपॉन w माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस क्यू प्लस k, और k की वैल्यू आती है c अपॉन a माइनस सी क्यू। थर्ड केस क्या होगा कि अगर आपको एक ही फाइनाइट फिक्स पॉइंट P मिले इन्फिनिटी पर और एक फिक्स पॉइंट मिले आपको फाइनाइट दैट इज P। दो फिक्स पॉइंट का ही केस है। अगर एक आपको मिलता है इन्फिनिटी पर और दूसरा है फाइनाइट फिक्स पॉइंट P, तो उस केस में नॉर्मल फॉर्म होगी W माइनस P इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस P, वेयर K विल इक्वल टू A अपॉन D। तो ये तीनों फॉर्म्स याद रखनी है आपने, ज्यादा आप पहली दोनों फॉर्म्स को अच्छे से लर्न रखेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 1 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, सेकंड और थर्ड पार्ट हमें करना है। सो लेट अस डू दैट। सी, ट्रांसफॉर्मेशन के पास हमें अब गिवन ये है कि दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट्स है Q एंड R। ठीक है, तो Q और R जो हमें फाइनाइट फिक्स पॉइंट्स मिलेंगे, एक बार यहाँ देख लो, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेंगे जैसे हमने ये निकाले हैं। तो z की जो डिस्टिंक्ट दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी
उनमें से एक क्यू है और एक क्या है, आर है। ठीक है, तो क्यू और आर बेसिकली इस इक्वेशन की रूट्स हैं, तो वो दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई, क्यू भी और आर भी। तो क्यू एंड आर दे आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई करेंगी। एक बार z को आप क्यू पुट कर दो और एक बार z को r, क्या बनेगा, सी क्यू स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी 0। इसी तरह सी आर स्क्वायर प्लस डी माइनस ए आर माइनस बी इक्वल टू सी। यहाँ से आपने क्या करना है, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, किसके इक्वल आएगी, माइनस बी उधर जाकर प्लस हो गया प्लस बी, और डी क्यू उधर जाकर माइनस हो गया माइनस डी क्यू। इसी तरह से सी आर स्क्वायर माइनस ए आर की वैल्यू होगी बी माइनस डी आर। ये स्टेप आपने याद रखना है कि हम कहेंगे कि क्यू और आर इस इक्वेशन की रूट्स है, उनकी हेल्प से आपने ये दोनों एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, चलिए अब इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म है w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर इज इक्वल टू k टाइम्स z माइनस क्यू अपॉन z माइनस आर। तो w क्या है, देखो ए जेड प्लस बी, हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने स्टार्ट करें, w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर इज, w है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस क्यू, नीचे आ गया ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस आर, ऊपर नीचे एलसीएम तो सी जेड प्लस डी है, ले लिया और उसको कैंसिल कर दिया, तो आई हैव ए जेड प्लस बी माइनस क्यू टाइम्स सी जेड प्लस डी अपॉन ए जेड प्लस बी माइनस आर टाइम्स सी जेड प्लस डी। ठीक है, इसको रिस्ट्रक्चर करो, z की टर्म्स इकट्ठा कर लो, बाकी अलग, तो यू हैव ए जेड माइनस सी क्यू जेड और a माइनस सी क्यू टाइम z, प्लस आ गया b माइनस टी क्यू, इसी तरह से नीचे आ गया a माइनस टी आर जेड प्लस b माइनस टी आर। ये जो दोनों वैल्यूज हैं b माइनस टी क्यू और b माइनस टी आर, ये ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखी हैं, देखो वैल्यूज पुट कर दो, b माइनस टी क्यू को पुट किया सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू और b माइनस टी आर को पुट कर दिया सी आर स्क्वायर माइनस ए आर। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस टी क्यू, इसी तरह नीचे इन दोनों में से माइनस r कॉमन ले लो, अंदर हो गया a माइनस सी आर। तो नाउ वी कैन सी ऊपर a माइनस सी क्यू कॉमन, z माइनस क्यू बच गया, नीचे a माइनस सी आर कॉमन, z माइनस आर बच गया, इसको हमने k कह दिया, साथ में आ गया z माइनस क्यू अपॉन z माइनस आर। यही हमें प्रूव करना था कि क्या लिख सक रहे हैं हम, w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर इज इक्वल टू k टाइम्स z माइनस क्यू अपॉन z माइनस आर, वेयर k इज a माइनस सी क्यू अपॉन a माइनस सी आर। अगर आप इसको याद रख लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चंस करने में, अदरवाइज जैसे ये सारा किया वैसे आपको डिराइव करना पड़ेगा, बट बेटर आप फॉर्म याद रखो और k की वैल्यू याद रखो। उसके बाद कई बार इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना होता है, ये किस तरह की है, हाइपरबोलिक हो सकती है, इलिप्टिक हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है एंड ऑल दैट। तो लेट अस सी कि कैसी है। फर्स्ट केस क्या है, अगर केस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, केस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मीन्स ये हमें रियल नंबर मिले, पॉजिटिव रियल नंबर, तो अगर के एक पॉजिटिव रियल नंबर आया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हाइपरबोलिक। क्या बोलेंगे, इट इज अ हाइपरबोलिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर के आया e पावर आयोटा अल्फा वेयर अल्फा इज नॉन जीरो, तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन को हम इलिप्टिक बोलेंगे। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगा कि मॉड के शुड बी 1, अगर मॉड के निकालेंगे तो e पावर आयोटा अल्फा का मॉड, और e पावर आयोटा अल्फा होता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो उसका मॉड हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो अगर k का मॉड 1 है या मीन्स k को हम लिख रहे हैं e पावर आयोटा अल्फा विद अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक। थर्ड केस है, अगर k को हम लिख रहे हैं a e पावर आयोटा अल्फा, अल्फा 0 ना हो और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 1 हो गया तो ऊपर वाला केस ही है, तो a 1 के इक्वल ना हो और a और अल्फा दोनों हो रियल नंबर्स, a should be strictly positive, a should be strictly positive
देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉक्सोड्रोमिक। क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को? ये नया वर्ड है आपके लिए, लॉक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक काम कर सकते हो कि इंटरनेट पर जाइए या यूट्यूब में, यू सर्च फॉर दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, विजुअलाइजेशन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखोगे तो आपको और क्लियर होगा कि ट्रांसफॉर्म होकर किस तरह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको कहा जाता है फिक्स्ड पॉइंट्स फाइंड आउट करो, राइट देयर नॉर्मल फॉर्म एंड टेल विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक या फिर लॉक्सोड्रोमिक। ये कौन सा केस कर रहे हैं हम अभी? अगर आपको दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें जो सेकंड केस हमें करना है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन के पास सिर्फ एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट हो क्यू से, तो उस केस में हमने किया था कि क्यू जो है इक्वेशन 3 से देंगे, और फाइनाइट फिक्स पॉइंट एक कब मिलता है हमें? जब c 0 ना हो और कैपिटल D क्या हो? 0। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर कैपिटल D को 0 डालेंगे तो क्या मिलेगी z की वैल्यू मुझे? माइनस ऑफ d माइनस ए बाय 2c, और वो किसके इक्वल होगा? p के, सॉरी फाइनाइट फिक्स पॉइंट है जिसको क्यू से डिनोट करें, वो होगा क्यू के इक्वल। तो क्यू किसके इक्वल हुआ? माइनस ऑफ d माइनस ए बाय 2c, माइनस साइन अंदर ले लो तो इट इज a माइनस डी बाय 2c। तो 2c क्यू की वैल्यू हो गई a माइनस डी, या d की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 2c क्यू। तो ये स्टेप हमने याद रखना है। दूसरी बात, क्यू जो है वो किस इक्वेशन की रूट थी? सी जेड स्क्वायर, जो अभी हमने ऊपर किया था, सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू 0। क्यू इस इक्वेशन की रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो एक रिलेशन हम इस तरह का लिख लेंगे कि सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी माइनस डी क्यू। तो देखो क्यू के लिए हमने दो तरह की वैल्यूज लिखी। एक बार क्यू किसके इक्वल है? a माइनस 2/2c के, और दूसरी बार के क्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाने स्टार्ट करो। 1/w माइनस क्यू किसके इक्वल लिखना है? 1/z माइनस क्यू प्लस के। तो 1/w माइनस क्यू कैलकुलेट करो, इट इज 1/az प्लस b अपॉन cz प्लस d माइनस क्यू। एलसीएम आ गया, cz प्लस d ऊपर लिख लो, नीचे हुआ az प्लस d माइनस सी क्यू जेड माइनस डी क्यू। सी जेड प्लस डी ऊपर, नीचे z की टर्म्स इकट्ठा की a माइनस सी क्यू जेड, प्लस है b माइनस डी क्यू। b माइनस डी क्यू की वैल्यू पुट करो, b माइनस डी क्यू की वैल्यू थी सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू। ठीक है, और ऊपर हमने क्या करना है? थोड़ी सी मैनिपुलेशन, 2c क्यू था यहाँ पर, क्या करो, एक सी क्यू आप सी जेड के साथ लगा लो और दूसरा आप यहाँ पर ही रहने दो। तो ऊपर हुआ सी जेड माइनस सी क्यू प्लस ए माइनस सी क्यू, नीचे हुआ ए माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी जेड आना था, जेड लिखना रह गया, लिख लेना, ए माइनस सी क्यू टाइम्स जेड प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू। ये हमने वैल्यू पुट कर दी बी माइनस डी क्यू। यहाँ देखो सी कॉमन, जेड माइनस क्यू रह गया, प्लस है ए माइनस सी क्यू। नीचे आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो देखो, ओके सॉरी जेड आगे लिखा हुआ था ऑलरेडी। इन दोनों में से a माइनस सी क्यू कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा z माइनस क्यू। दोनों फैक्टर्स को सेपरेट आउट किया, एक में z माइनस क्यू कट के c अपॉन a माइनस सी क्यू रह गया, और दूसरे में a माइनस सी क्यू कट गया, 1 अपॉन z माइनस क्यू रह गया। तो c अपॉन a माइनस सी क्यू को हम k लिख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई 1 upon w minus q is equal to k plus 1 upon z minus q, which is the required normal form with k equal to c upon a minus cq। और जब एक ही फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलता है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज अ पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट एक छोटा सा केस जल्दी से करते हैं कि अगर आपको एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट P पर मिले और दूसरा मिले इन्फिनिटी पर, और ये हमें कौन से केस में मिलता था? अगर C 0 हो और कैपिटल D 0 ना हो, या फिर कैपिटल D 0 नहीं होने का मतलब बनता है D माइनस ए 0 ना हो। तो जब C 0 है तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाती है?
गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू AZ प्लस P अपॉन CZ प्लस D। अगर मैं C को 0 रख दूं तो बनेगा AZ प्लस P अपॉन D। तो W हुआ AZ बाई D प्लस B बाई D। ट्रांसफॉर्मेशन का P एक फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट के लिए W इक्वल टू Z होता है। तो यू हैव W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Z। तो W की जगह क्या रख देंगे आप? P, तो बनेगा कैपिटल P इज AP बाई D प्लस B बाई D। P क्योंकि फिक्स पॉइंट है तो पॉइंट और उसकी इमेज क्या है? सेम। ठीक है, इन दोनों को सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो W माइनस कैपिटल P बनेगा A बाई डी कॉमन Z माइनस कैपिटल P, B बाई डी से B बाई डी कट गया। तो दिस इज द फॉर्म जहां हम A बाई डी को पुट कर देते हैं कैपिटल। ठीक है, तो आज लेक्चर में हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी, एस्टैब्लिश किया कि AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए। Then we studied critical points of the transformation, then fixed or invariant points plus the derivation of normal form. बाकी next lecture में we shall be doing the questions related to fixed point and some results.